चलो जी शुरू कितना ठीक है जी। तो भाई हाँ, तो आज की इस क्लास के अंदर ठीक है, तो बच्चा पार्टी कैसे हैं भाई? आप लोग बढ़िया हैं? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, उम्मीद है बहुत शानदार होंगे। ठीक है जी। ये प्यारा बच्चा बैठा हुआ हमारे साथ, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? है हिमांशु। तो हिमांशु जी दिल घबरा रहा है? ये रहा तुम, क्या दिल घबरा रहा है तुम्हारा? मेरा दिल धक धक कर रहा है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कल की जो क्लास हुई थी उस क्लास का सब कुछ समझ में आया था? चलो जी, हमारा जो टॉपिक था बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, हमने काफी कुछ इसके बारे में जाना। अब इसके मीनिंग हम एक छोटा सा रिकैप ले रहे हैं, मात्र 5 मिनट का एक छोटा सा रिकैप चलेगा। इस रिकैप के अंदर हम लोग सारी चीजों को हल्का सा रिवाइज करते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे, क्योंकि पुराना रिकॉल करना बहुत जरूरी है। उन्होंने क्या रखा है यहाँ पे? मीनिंग और जो कॉन्सेप्ट था फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सर सिंपल सी एक बात थी, कहानी ये थी कि सर इसमें ना ज्यादा कुछ नहीं करना, कि ये इंस्टीट्यूशन और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है बेसिकली इनका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, जो कि रेंटिंग का सर्विस करते हैं, ठीक, प्रोवाइडिंग द अदर सोशल एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था गुरुद्वारे में लंगर चल रहा है ना, गरीबों को कपड़े दान दे रहे हैं। एक आपने एक नया ट्रेंड देखा होगा, बाबूजी भंडारा करा दो, बाबूजी भंडारा करा, अरे मालिक भंडारा करा दो। तो वो ये जो सब काम करने वाले हैं सब सोशल वर्क है, तो भंडारा करवा दो, ठीक है, कभी कुछ करवा दो। उस बेचारे का इतना मीम बना दिया, इतना मीम बना दिया कि पूरा हरिद्वार फेमस हो चुका आज की डेट में। ये लगा लो कहीं ठेके पे उसका भंडारा करवा दो मालिक, ठीक है, कभी कुछ भंडारा करवा दो मालिक। तो इतना भंडारा हो चुका है कि आप ये बात समझना, बेसिकली अगर कुछ लोग जर्नली करते हैं, कुछ लोग स्पेसिफिकली करते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट्स होंगे तो आप हैंड टू हैंड नोट डाउन करते चलना, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि मैं ना कभी पढ़ाते पढ़ाते बहुत बड़े बड़े पॉइंट बता देता हूँ और बाद में खुद ही भूल जाता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि पढ़ाते समय मेरा ध्यान बहुत अच्छा होता है। देखो, तो यहाँ पर देखो उन्होंने एक बात बताई, द एम्स ऑफ सच इंस्टीट्यूशन इज नॉट द अर्निंग। बहुत ध्यान सुनना मेरे भाई, ये जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूशन होता है, इनका जो मेन मुद्दा है, ठीक है, इनका जो मेन मुद्दा सर क्या नहीं है? प्रॉफिट को अर्न करना नहीं है। ये हमने लास्ट क्लास में बोला था, सिंपल सी बात है। अच्छा, हमने ये बोला कि सर इनके साथ में एक समस्या और छोटी सी है। क्या इनके साथ समस्या एक छोटी सी है? हाँ, कि भाई सेपरेट, क्या बोला मैंने यहाँ पे? सेपरेट लीगल एंटिटी नॉट ओन्ड बाय एनी इंडिविजुअल और एंटरप्राइज। फॉर एग्जाम्पल ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस आर स्कूल्स, ठीक है, कॉलेजेस, पब्लिक हॉस्पिटल के लिटरेसी सोसाइटी, प्रमोटिंग द स्पोर्ट्स आर्ट्स। हमने जब स्पोर्ट्स की बात करी थी तो मैं याद है बीसीसीआई की बात करते हम लोग, है ना। अच्छा जी, उसके बाद मेरे भाई, उसके बाद मेरे भैया हमसे क्या क्या दिया है? क्या दिया है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखो, पर्पस, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट, है ना। हमने लास्ट टाइम कुछ ब्लैंक्स कॉलम छोड़ रखे थे, तो हमने बात करी थी पर्पस बेसिकली इसका क्या है बच्चे? फॉर रेंडरिंग क्या सर्विस, क्या रेंडरिंग में सर्विस बोल रखा है। अब रेंडरिंग सर्विस का रखा हमने, और इसका पर्पस का प्रॉफिट मोटिव है, सिंपल सी बात है। अच्छा, इसमें वाले में देखो चीज क्या है? फॉर्मेशन था, प्रमोटर्स है, मैनेजमेंट आ जाएगा, ट्रस्टी, इसमें भी था। लेकिन उसमें क्या था? बेसिकली मैनेजर्स भी हो सकते हैं और ऑनर भी हो सकते हैं, दोनों में इंसान दोनों में शामिल है। आई रिपीट, दोनों में क्या शामिल है? इंसान दोनों में ही शामिल है, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, फंड की बात करें तो बेसिकली लोग फीस, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन अगर आपको याद हो तो, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है सर? ये लोग अपने पास से पैसा लेके आएंगे या लोन रिलीज करेंगे, अगर आपको अच्छे से याद हो तो। उसके बाद हमने बात करी थी बुक्स एज जर्नल और क्या कैपिटल और क्या कैरपस फंड, ठीक है, एंड द पार्टनरशिप एंड द फॉर्म शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ क्या शेयर कैपिटल। यानी कि आप ये मान लो कि आप लोग ये ना एक मतलब एक तरह से मिली जुली जो पैसा आता है एनपीओ के अंदर, वो मिला जुला होता है सबका, कि मैंने डोनेट कर दिया। पर हिस्सेदारी की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि और किसी पे लीगलाइज प्रेशराइज नहीं कर सकता कि हाँ भाई इसमें तुझे इतना फंड डालना ही डालना। लेकिन हम बात करें पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं, जिसके पास इतनी पावर होती है, शेयर होल्डिंग होती है, या फिर जिसका पास एक डीड होती है बकायदा, उस डीड के अकॉर्डिंग से काम करना पड़ता है। आगे देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करी थी तो हमें आपको याद हो तो अच्छे से हम लोगों ने क्या क्या इसमें सर? इसके रिसिप्टेंट पेमेंट के बारे में जाना था हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में जाना था, और बैलेंस शीट भी जाना थी इसकी। इसके बारे में हमने क्या जाना था सर? बेसिकली फाइल अकाउंट जो बनते हैं इसके ट्रायल बैलेंस से बनते हैं, याद। और फिर कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ेंगे? सरप्लस। अगर मैं सरप्लस की बात करूं तो एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, दैट इज कॉल्ड सरप्लस, एंड एक्सपेंडिचर ओवर क्या होगा? इनकम, दैट इज कॉल्ड डेफिसिट, दैट इज कॉल्ड डेफिसिट, ठीक है। और प्रॉफिट वाला वर्ड, रिपीट माय डियर, प्रॉफिट वाला वर्ड सिर्फ किसके लिए यूज होगा? बिजनेस के लिए यूज होगा, क्लियर?
चलो जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। नाउ नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। भाई क्या कर रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कि इट इज अ प्रिपेयर एनुअल और क्या हुआ फाइनल अकाउंट एवरी ईयर, सच जस्ट लाइक दैट द बिजनेस, जैसे बिजनेस के बनते हैं वैसे इसके बनेंगे। उन्होंने क्या कहा, दीज एनुअल और फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर फॉर इट्स मेंबर एंड टू कंप्लीट विद द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसके मेंबर्स के लिए, ठीक है, मेंबर्स के लिए भी बनते हैं क्योंकि भाई मेंबर पैसे लगा के बैठे हैं यार। आप दरियागंज में जाना, दिल्ली में दरियागंज, वहां पे एलईडी स्कूल बहुत सारे, तो उसके बहुत सारे ट्रस्टी हैं, तो ट्रस्टी डोनेट करते हैं, कभी बेंचेस के लिए, कभी फैन के लिए, एसी के लिए, है ना, उस सब चीजों के लिए। तो वो लोग देखते हैं कि हमने जो पैसा खर्च करा कि वास्तव में उन्होंने उतना पैसा लगाया कि नहीं लगाया, उसके एक्सपेंसेस को वेरीफाई करते हैं और उसके एसेट्स को भी अगर तो लोग वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अब आ गया, अब आ गया बोल रहे बच्चे सर एनपी में कौन कौन सा है, रेसिपिएंट पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो गया, बैलेंस शीट। अब आगे देखना, अब रिसिपिएंट पेमेंट की अगर मैं बात करूं तो हमने सर जाना था, इसमें बहुत सही चीजें जाना था इसके नेचर के बारे में। बेसिकली कैश रिसिप्ट और क्या पेमेंट के बेसिस पर है, और भाई आपको अगर याद हो तो प्योरली कैश बेसिस पे था, याद आ गया। चलो जी, अच्छा नेक्स्ट आता भाई, अगर हम बात करें तो इसके अंदर सारी ट्रांजेक्शन आती हैं, चाहे कैपिटल हो चाहे वो रेवेन्यू हो, मतलब इसके अंदर ये भेदभाव नहीं होगा कि केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू इनकम आएगी। इसमें क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रेवेन्यू, सॉरी कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट दोनों ही आएंगे। ठीक है, दाना नाम। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडजस्टमेंट फॉर अकर्ड, इसमें एडजस्टमेंट वाला पॉइंट देखो, एडजस्टमेंट फॉर अक्रूड आउटस्टैंडिंग आइटम क्या डेप्रिसिएशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेड टू बी दिस अकाउंट। यार एक बात है ना, मैंने बताया प्योरली कैश बेसिस है, तो इसके अंदर ऐसा कोई भी आइटम नहीं आएगा। पहली बात तो नॉन कैश आइटम हो, आई रिपीट, इसमें कोई सा भी, मैं पे लिख देता हूं, कोई भी नॉन कैश जो आइटम होगा एक तो वो नहीं आएगा। दूसरा मेरे बच्चे कोई भी चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो एक्रूवल, क्या बोल सकते हो सब, एक्रूवल बेसिस आइटम, ठीक है, वो भी इसमें क्या होगा, नहीं आएगा। ठीक है, लिख लो इस बात को, छोटी सी लिख लो। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे सामने, ठीक है भाई, एक फॉर्मेट है, बड़ा खतरनाक सा फॉर्मेट है, देख लड़के, ये लड़के फॉर्मेट देख, लड़के खतरनाक सा फॉर्मेट है ये देख। अब इसमें क्या कर रहा है देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, पहला हमारा ओपनिंग बैलेंस, हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी, कैश इन हैंड कैश एट बैंक का होगा, ये हमारा क्या होगा बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और बगल में लिखा हुआ बाय बैलेंस पीडी, ये वाला बच्चे बेटे कौन सा सर, ये होगा ओवरड्राफ्ट। कौन सा ओवरड्राफ्ट होगा भाई बताइए एक बार सर, ये होगा बैंक का ओवरड्राफ्ट। ठीक है, यानी बैंक का बैलेंस नेगेटिव आ सकता है। सब्सक्रिप्शन सर दैट इज द कॉल्ड द मेन सोर्स ऑफ इनकम, ये बताया था हमने इसके बारे में। उसके बारे में हमने बहुत सारे आइटम पढ़े थे, सारे सारे ना, कि जितने भी आइटम सारे कौन सा रिसिप्ट वाले आइटम है, इसमें सारे के सारे कौन कौन से शामिल है हमने याद करो सर, आपने बताया था इसमें सर, चाहे वो कैपिटल हो या प्लस क्या हो गुरुजी हमारा रेवेन्यू, दोनों प्रकार की रिसिप्ट सर जी इसमें क्या आएंगी, बोलो हाँ, वेरी गुड। यहाँ पर मेरे भैया क्या कह रहा है, देखो भाई सब कह रहा है कि भैया यहाँ पर आएगी सर जी कैपिटल प्लस मेरे बच्चे क्या आएगी यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों प्रकार के खर्चे इसमें आएंगे ही आएंगे। तो इसका मतलब ये है, इसकी छटनी जब हम बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तब हम करेंगे। ठीक है, चलो जी, और बैलेंस शीट आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशन बता रखी है सर, आप कैश से रिसिपिएंट पेमेंट की लिमिटेशन, तो सिंपल से बात करें, ये प्योरली कैश बेसिस है, एक्रूवल बेसिस नहीं है, तो उसमें आपको जस्ट लाइक बोलते हैं कि एक्चुअल इनकम नहीं पता लग पाएगी एक साल की, या फिर एक्चुअल ये नहीं पता लग पाएगा कि आपने उस पर्टिकुलर ईयर में कितना एक्चुअली गेन किया संस्था के द्वारा। ठीक है, तो कैश बेसिस की वजह से फंस जाता है, इसलिए हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना पड़ा। आगे इट इज नॉट कैपेबल ऑफ शोइंग वेदर द एनपीओ इज एबल टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस। जी हाँ, खास बात यह है कि इसमें एक समस्या होती है कि पैसा आ रहा है और जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर ना सारे खर्चे शामिल होते हैं, चाहे कैपिटल हो चाहे वो कैसे हो रेवेन्यू बेस हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सर जी इसमें हमें ये नहीं पता लगा पाता है रिसिपिएंट पेमेंट में कि एक पर्टिकुलर डे पे उस दिन का क्या खर्चा है, बिकॉज ऑफ दैट कैपिटल एक्सपेंस भी है, उसमें क्या है रेवेन्यू एक्सपेंस भी, और कैपिटल एक्सपेंस क्या बता वन टाइम एक्सपेंस है, और रेवेन्यू टाइम क्या वो बार बार होता है। हमें केवल रेवेन्यू फोकस करना होता है ना कि जो पर्टिकुलर डे बाय डे का एक्सपेंस है। ठीक है, अच्छा लो जी, और हमें क्या रखा है, इट इज नॉट परफेक्ट क्या सब्स्टिट्यूट फॉर ऑफ क्या ट्रायल बैलेंस, कि ट्रायल बैलेंस के अंदर एक्चुअली में क्या होता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट,
एक्रूअल अमाउंट क्या होता है, शामिल होते हैं, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं होते हैं। तो आपसे कोई बोला कि रिसिप्ट एंड पेमेंट ट्रायल बैलेंस सेम है, क्या करना सर, सेम है, हल्के फुल्के सेम है, लेकिन सबसे खास बात है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर सारे लेजर के बैलेंसेस होते हैं, और अप्रूवल हो चाहे कैश बेसिस हो, दोनों ही होते हैं। रिसिप्ट में क्या होता है, सिर्फ कैश बेसिस होते हैं। वेरी गुड, शाबाश। चलो भाई आगे बढ़े, चलो जी महाकाल के नाम पे आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ चीजें, अब थोड़ी थोड़ी चीजें पता चलूंगा, आज हम लोग सारा कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे। आज के इस लेक्चर में जो भी थोड़ी पोर्शन है पूरा दिया नहीं कर देंगे, जीरो कर देंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके एग्जाम में उतर जाए चीज। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और क्या क्या कैश बुक, उन्होंने क्या स्टेटमेंट वाइज अगर हम बात करें तो उन्होंने एक बात कही सर हमारे से, क्या गुरुजी क्या ये चल रहा है, हाँ, इट कैन बी, सुनना से, इट कैन बी रिगार्डेड एज अ स्टेटमेंट rather than an account। जी हाँ, ये स्टेटमेंट की तरह होता है, अकाउंट की तरह नहीं होता। Unlike ordinary accounts, it does not show date and the ledger folio columns. Because of that receipt and payment है, इसमें सिंपल होता है कि पूरे साल में आपके पास कितना आया, पूरे साल में कितना पास में गया। और लेजर के अंदर क्या होता है, अगर देखो लेजर की अगर हम बात करें तो प्रॉपर अकाउंटिंग में आता है, और एनपीओ प्रॉपर अकाउंटिंग को फॉलोअप नहीं लेता। हाँ, तो इसमें मतलब ये होगा सर, इसमें ना तो कोई एलएफ का कॉलम होगा, ना तो कोई जीएफ का कॉलम होगा, और कोई डेट भी नहीं होगी, बस ये होगा साल का शुरू, साल का एंड, और बाकी सारे खर्चे होंगे। बाकी सारा काम जो होता है बुक कीपिंग बेसिस पे होता है इसका ऑलमोस्ट। अगर हम बात करें तो कैश बुक की बात करें सर, इसके अंदर एलएफ कॉलम भी होता है ना, उसमें आपको देखा होगा कॉन्ट्रा एंट्री के बिल भी दिखाते हैं, कैश का कॉलम अलग है, बैंक का कॉलम अलग है, तो इसमें एक प्रॉपर अकाउंटिंग को फॉलो करता है और बैलेंस शीट में भी आता है। नेक्स्ट आप पीरियड की बात करें सर, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ये बड़ा प्यारा पॉइंट है कि इसे साल के एंड में मनाया जाता है। पूरे साल का ट्रांजेक्शन का लेखा जोखा पकड़ लेते हैं हम लोग और उसकी समराइज कर देते हैं साल के लास्ट में। और ये फिर क्या होता है, डेली बेसिस पे बनती है, वैसे बात है कैश बुक करना, देखो कि मंथली बेसिस पे बनती है नहीं। कहीं कहीं पर तो जब कैश का जो लेन देन होता है, बैंक का जो लेन देन होता है बहुत सारा होता है, तो पर डे बेसिस पे बनाते हैं, जस्ट लाइक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस भी हम पढ़ेंगे बेफिक्र। बीआरएस बड़ा बेहतरीन चैप्टर है, उसमें मैं आपको ऐसे ऐसे करके सिखाऊंगा कि गुरुजी बराबर कैसे करते, सीखा है, ठीक है, नहीं सीखा, चलो मैं दिखाऊंगा। कहता है डेट, इसमें डेट का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। और सबसे खास बात यह है, इवन डेट कॉलम इज नॉट प्रेजेंट इन द क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट, यानी कि डेट का कॉलम भी नहीं होता। तो जो चंदा आया, जो खर्चा करा, कब आया कब गया, ये भी लगाना, मतलब ये पता लगाना भी इम्पॉसिबल होता है बहुत बारी। लेकिन बस ये होता है कि गवर्नमेंट कहती है आप एक अच्छा काम कर रहे हो, नो गुड्स का कॉस्ट फॉर नोबल गुड्स, जस्ट लाइक दैट। तो आप एक अच्छा काम कर रहे हैं तो इसके लिए हम आपको ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन जो बंदे क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं गुरुजी, जो प्रॉफिट कमा रहा है, या उसको हम डेली पकड़ेंगे, बताओ भाई कहाँ है, ठीक है। और इंस्टीट्यूशन बात करें तो ये एनजीओ के द्वारा बनाए जाते हैं, सारी सारी क्या होते हैं, कमर्शियल, जस्ट लाइक दैट, बिजनेस वगैरह हो गया। चलो जी, ज्यादा इसमें हमें डीपली जाने की जरूरत नहीं है इसके फिर। अब आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जस्ट लाइक दैट बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं तो इसका सीधा मैं देखो संबंध दिखाऊंगा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, ये आपको काम में आएगा, ठीक है, थ्योरी बेस पे पढ़ने पे। ये अगर हम बात करें, कहां गया भाई, कहां गया, हाँ, अगर हम पहले से देख लेते हैं, इट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड ऑन एक्रूअल बेसिस। अब देखना, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, चाहे हमारा कौन सा आई वाला अकाउंट हो, दोनों के दोनों कैसे बनेंगे, एक्रूअल बेस पे, ठीक है। उन्होंने कहा इट डिटरमाइंस द रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, समझ में आ गई बात, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे साल जो करा है उसका लेखा जोखा आएगा ऑपरेशंस का, ठीक है। इसकी डेबिट साइड में अगर हम बात करें तो एक्सपेंसेस की बात करेंगे, क्रेडिट साइड में बात करते हैं हम इनकम की बात करेंगे, जस्ट लाइक P&L अकाउंट। एक्सेस आया, सरप्लस है, और मतलब कम आया तो क्या है, डिफिसिट है, ठीक है। ध्यान, ये रहा एक्सेस, कहां गया ये, दैट इज कॉल्ड सरप्लस एंड दैट इज कॉल्ड डिफिसिट, ठीक है। चलो आ गया, ये बाकी ये सारी कहानी है। अगर हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फीचर ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो फॉर्म्ड बाय द प्रमोटर्स, जो इसको एक्चुअली में बनाते हैं। प्रमोटर्स तो कंपनी में भी होता है, ऐसी बात नहीं है, और एनपी में भी होता है। फर्क ये होता है, जो कंपनी वाले प्रमोटर्स होते हैं, अगर कल को भगवान न करें तो कंपनी बंद हो गई तो कंपनी के नाम पर बहुत लंबा चौड़ा वो कुछ भी कर सकता है। पता नहीं था आज की डेट में लोग कंपनियां क्यों खोलते हैं, बताओ, कंपनी इसलिए खोलते हैं। जैसे एक खास बात यह है कि अगर मान लो किसी कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, सॉरी मान लो अनलिमिटेड है, तो उसके जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिट होती है उसमें। अगर कंपनी ने 50 करोड़ का लोन ले रखा है,
ठीक है, उसके ऊपर शेयर होल्डर्स का भी है, बाहर के जो आउटसाइडर उनका लोन भी है, और पार्टनर्स की जो देनदारी है अकॉर्डिंग टू डीड या फिर अकॉर्डिंग टू टर्म एंड कंडीशन एमओए के अकॉर्डिंग या फिर एओए के अकॉर्डिंग जो भी है, वहां पर लिखा हुआ है 5-5 करोड़ की है। तो भाई कंपनी की भाई देनदारी 50 करोड़ की क्यों, पार्टनर्स जो है सॉरी जो उनके मतलब होल्डर्स है, जो डायरेक्टर्स है, वो सिर्फ 5-5 करोड़ रुपए देंगे अपने हिस्से से, बाकी 40 करोड़ का क्या बोलते थे चूल्हे में। हाँ ये धारणा चूल्हे में गया, क्योंकि पब्लिक कंपनी जब डूबती तो पब्लिक पागल क्यों होती है, इसलिए पागल होती है कि अगर कंपनी बंद हो गई तो कंपनी के अकॉर्डिंग, क्योंकि कंपनी एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है, अगर वो खत्म हो गया तो उसकी जो देनदारी थी किसके प्रति थी, लोगों के प्रति थी। जब वही नहीं बचा तो फिर देनदारी नहीं बचेगी। अगर सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर बिजली चली जाए, मान लो दिल्ली में बिजली पहले उसके द्वारा आई थी, रिलायंस के द्वारा आई थी, फिर रिलायंस पावर के, तो अब भी रिलायंस पावर है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारा बिजली चली जाए तो तुम अंबानी को थोड़ी फोन करोगे, किसमें फोन करोगे, बीएससीएस में, क्या भैया लाइट में आ रही। तो सेम कॉन्सेप्ट यही है कि अगर मान लीजिए कल को रिलायंस पावर बंद भी हो गया तो आप अंबानी को थोड़ी पकड़ लोगे। हाँ चलो जी आ जाओ, ये फीचर से बेटा ऐसे थोड़ा देख लेना। हाँ ये हमारा इनकम एक्सपेंडिचर, अभी मैं आपको पूरा समझाऊंगा एक एक करके, एक एक पॉइंट समझाऊंगा। हम लोग एक एक आइटम को ना धीरे पकड़ेंगे, आराम आराम से पकड़ेंगे, कौन सा आइटम कैसे कैसे। अब देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करें, बड़े ध्यान से पढ़ें, ठीक है, बहुत ध्यान सुनना। सैलरी, सर यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी हमने ऐड कर रखा आउटस्टैंडिंग एट द एंड, मतलब ये बेसिकली उसी आधार पे चालू है जिस आधार पर हम लोग काम करते हुए आए हैं, वही करंट ईयर की इनकम, करंट ईयर का खर्चा। यानी कि अगर हम बात करें तो जितने भी करंट ईयर के एक्सपेंस हो गए वहां पे नोट डाउन होंगे। अगर मान लीजिए कोई एक्सपेंस करंट ईयर का है, हमने पे नहीं करा, तो वो क्या होगा, ऐड होगा। और हमने कोई एडवांस पे रखा है, क्या होगा, लॉस होगा। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होगा, माइनस होगा। सर पूछो क्यों, हम ये मान के चलते हैं कि लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग हमने सेल कर दिया होगा, पे कर दिया होगा। तो कुछ पॉइंट्स मैं लिखने दूंगा यहाँ पे, आ जाओ कुछ पॉइंट्स मेरे भाई। देखो मान लो अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर मेरे भाई क्या होगा, ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड क्या होगा, प्रीपेड, क्या होगा, प्रीपेड। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखते रहना, मजा आएगा भाई। देखो अगर मैं बात सुनो, मैं एग्जांपल लेता हूं, छोटा सा एग्जांपल सुनना बहुत ध्यान से, कि सैलरी पेड, सुनना ध्यान से, सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है जी, ड्यूरिंग द ईयर ₹20,000, कितने बेटा, 20,000, ठीक है ना। अब उनने एक बात और बोल दी हमारे से कि सर इस दौरान क्या हुआ कि सैलरी जब हमने पे करी 20,000 पे करी, और उन्होंने रखा है एडजस्टमेंट में, किसमें, हाँ एडजस्टमेंट में। उन्होंने क्या रखा है कि भैया आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर दैट इज ₹5,000, ठीक है। उन्होंने एक चीज और बोली, बोले क्या, आउटस्टैंडिंग, क्या बोलता है मेरे भाई, सैलरी फॉर द, क्या गया भैया, करंट ईयर, क्या गया, करंट ईयर, दैट इज कॉल्ड 7,000। अब हमसे बोलता है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सैलरी, ऑफ क्या आएगा, सैलरी, ठीक है, डेबिटेड टू, ठीक है, डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो ये सबसे तरीका वाला सिंपल है, तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले लिखेंगे दैट इज कॉल्ड सैलरी पेड। अबे यार ये मजा नहीं आया इसमें, कहाँ गया वे, हाँ क्या समझ नहीं आएगा, बढ़िया वाला लेना पड़ेगा मार्कर इसमें। देखो क्या था, दैट इज कॉल्ड सैलरी पेड, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, कितना आ गया भाई, 20,000 का, ठीक। उसके बाद एक काम करेंगे, हम ये मान के चलते हैं, बड़े ध्यान सुनना, हम ये मान के चलते हैं कि अच्छा बताओ, जैसे मान लो आप ट्यूशन बैठ रहे हो,
आपने कोचिंग ज्वाइन करा मई के अंदर, अब मई से जून आ गया और जून के बाद जुलाई आ गया, आपके 2 महीने की फीस क्या हो गई, आउटस्टैंडिंग हो गई। मैंने कहा फीस जमा करो, तो बोला सर मैं 1 महीने की फीस पे करूंगा। आपने मुझे 1 महीने की फीस पे करी, तो बताओ मैं वो किस महीने की फीस मानूंगा, मई की मानू जून की मानू? अरे पेंडिंग 2 महीने की है, मई की भी है जून की भी है, लेकिन आपने मुझे जो पेमेंट करी है सिर्फ 1 मंथ की फीस की पेमेंट करी है, तो बताओ मैं कौन से मंथ की मानूंगा उसको, मई की या जून की? मई की। वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए लास्ट ईयर कोई सैलरी आउटस्टैंडिंग थी और इस साल हमने कोई अमाउंट पे करा है सैलरी के रिगार्डिंग में, सबसे पहले हम कौन सा अमाउंट पे करेंगे, प्रीवियस ईयर का। वेरी गुड। तो वो खर्चा क्या इस साल का खर्चा है? नहीं ना, किस साल का खर्चा है वो? प्रीवियस ईयर का है। तो मेरे भाई इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे माइनस, क्योंकि मेरे को सिर्फ करंट ईयर की इनकम, आई रिपीट, मुझे चाहिए करंट ईयर की इनकम और करंट ईयर का खर्चा। तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज कॉल सैलरी पेड, नहीं सैलरी पेड नहीं, सॉरी 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 सॉरी, सैलरी पेड नहीं, सैलरी, हाँ इसको हम लिखेंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग फॉर क्या आएगा, प्रीवियस ईयर। कितना अमाउंट आ गया, 5000। अच्छा एक चीज और है, अब करंट ईयर की सैलरी, यहाँ पे क्या लिखा, करंट ईयर सैलरी देखो ये लिखा हुआ, ये सैलरी जो करंट ईयर की है भाई 7000 रुपए, ये साल का खर्चा था, क्या हमने पे किया? नहीं, पर खर्चा तो इस साल का है ना। और अकाउंटिंग क्या कहती है कि इस साल अगर खर्चा हो गया, चाहे पे किया हो ना पे किया हो, आपको दिखाना तो पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे लिख दूंगा दैट इज कॉल्ड क्या होगा, सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर क्या हम बच्चे, करंट ईयर। कितना अमाउंट, 7000, प्लस माइनस करूंगा कितना अमाउंट आ गया, 22000। ठीक है, तो इसको हम बोल दूंगा दैट इज कॉल्ड अमाउंट डेबिटेड इन क्या गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर हो गया? तो यानी कि आपको समझ में आ गया पॉइंट? बहुत बढ़िया, शाबाश, तू बहुत शानदार बच्चा यार। चलो जी, कहां गया मेरा रहा कि हाँ ये लो, अब आगे देखो जी, ऐ देखो जी, चलो भाई ये अंदर जा दो, तो क्या हो गया, चलो जी आगे गया, चलो आगे पहुंच के हम कहां तक पहुंच गए, हाँ यहाँ पे आ गया है ना। चलो काफी हद तक आ गया हम तो आगे, अरे वाह भाई वाह क्या बात है। तो सैलरी वाला पॉइंट समझ में आ गया। अपने यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम मान लो कोई प्रीपेड होगा, तो दैट इज कॉल्ड क्या होगा, माइनस। क्या होगा पे, माइनस। खर्चा ऑडिट फीस, आप आए अकाउंट्स चेक करे, प्रिंटिंग स्टेशनरी बुक्स वगैरह के लिए, ऑनरेरियम सम्मान, है ना, टेलीफोन एक्सपेंस, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा ये स्पोर्ट्स मटेरियल यूज कैसे करते हैं। सब्सक्रिप्शन, ये बहुत प्यारा पॉइंट है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ठीक है जी, यानी कि अगर हम बात करें जो हमारे साल का करंट ईयर की बात करें, किसकी बात कर रही है, करंट ईयर की, और ये एडवांस में किसकी बात कर रही है, भी करंट ईयर की। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, दैट इज कॉल्ड क्या बच्चे, प्रीवियस ईयर, किसकी बात कर रही है। और ये एट द एंड, ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है एडवांस एट द एंड, एंड मतलब ये बात कर रहा है करंट ईयर की। दोबारा रखूंगा, आउटस्टैंडिंग एट द एंड करंट ईयर की बात कर रहा है, और एडवांस एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग का मतलब है गलत होगा थोड़ा सा, ये यहां पर आएगा, ये बेटा बात करेगा प्रीवियस ईयर की, किसकी बात कर रहा है ये, हाँ बिल्कुल सही, मतलब प्रीवियस ईयर में जो मैंने एडवांस दिया हुआ, किस साल के लिए दिया हुआ, इस साल के लिए। क्वेश्चन करें इसका एक छोटा सा, समझ में आया? देखो सारे पॉइंट हैंड टू हैंड क्लियर करके चलेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, तो आ जाओ भैया क्वेश्चन देखते हैं इसका छोटा सा। देखो जी, तो मैं बात करता हूं भाई, जैसे मान लो थोड़ा सा इसको लाइट करेंगे जरा हल्का सा। मान लीजिए हमें क्वेश्चन दे दिया कि सब्सक्रिप्शन, ठीक है जी, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी, वही मान लो करंट ईयर में मिला है, कितना रुपए मिल रहा है, 50,000। सिंपल से शुरुआत करेंगे, इसके बहुत सारे पॉइंट होंगे। ठीक है, अब मैंने काम करा कि हमें कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। पॉइंट नंबर 1 दैट इज कॉल्ड ये सब्सक्रिप्शन, बहुत ध्यान सुनना, तो डार्क हो गया था। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ
प्रीवियस ईयर, एट द एंड ऑफ क्या होगा प्रीवियस ईयर। मान लो मैं प्रीवियस ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग था 10। उसके बाद बोलता है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ क्या होगा करंट ईयर। मान लो मैंने मान लिया 12,000 रुपए का, ठीक है जी, सुनते रहना बहुत ध्यान से। उसके बाद मुझसे बोलता है सब्सक्रिप्शन, ठीक है जी, शॉर्ट में हूं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, हाँ रिसीव्ड इन एडवांस इन, मेरे बच्चे बोले क्या आएगा प्रीवियस ईयर, दैट इज कॉल्ड 5,000। और एक और बोलता हूं क्या, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन क्या गया एडवांस इन क्या गया करंट ईयर, बहुत बड़े, कितना अमाउंट 10,000 रुपीज। अब सुनना बहुत ध्यान से, क्वेश्चन की डिमांड क्या है भाई, ये डिमांड ये है, कहता है कैलकुलेट, बड़े ध्यान सुनना, कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन credited to be क्या आएगा इनकम, हाँ बहुत बढ़िया, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो इसे करना चालू करें, ठीक है, ना सुनो तो कैसे करेंगे। सबसे पहला क्या है, ये फिर यहाँ पे दैट इज कॉल्ड कंपुटेशन ऑफ, ठीक है, कंपुटेशन ऑफ क्या है बच्चे सब्सक्रिप्शन credited to be क्या था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। चलो जी थोड़ा सा पतला कर देता हूं लाइट, दो बार से पहले करना क्या, सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे आएगा सब्सक्रिप्शन, ठीक, रिसीव्ड ड्यूरिंग द क्या आ गया मेरे भाई करंट, ठीक है। कितना अमाउंट मिला मुझे 50 का, ठीक। आगे सुनो, अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से भाई। अच्छा एक बात बताओ भाई, हम ये मान के चलते हैं जो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था बेसिकली वो इस साल हमें मिल गया होगा, क्या वो इस साल की इनकम है, कैसे, हाँ थोड़ा ध्यान से इसका आप समझो। मान लो तुमने मुझे फीस मई की फीस तुमने जुलाई में दे दी, तो जुलाई की इनकम थोड़ी ना हुई, वो किसकी है मई की है। इसका मतलब तो फीस का एग्जांपल ना बच्चों बहुत जल्दी समझ में आता है, बहुत जल्दी समझ में आता है। बच्चा कहता है गुरु तुम फीस का एग्जांपल क्यों देते हो, मैंने कहा भाई जिंदगी में सबसे रिलेवेंट जो चीज है ना वो फीस है। फीस से अगर बच्चे के दिमाग में उतर गई तो ये लगा लो वो सारे एग्जाम्पल झटके में समझ जाता है। तो भाई मई की फीस समझ जुलाई में दी तो बेसिकली इनकम तो मई की हो, यानी कि लास्ट ईयर का हम ये मान के चलते हो, जब क्वेश्चन साइलेंट होता है ना तो हम मान के चलते हैं कि लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग हुआ पहले वो क्लियर होगा। तो लास्ट ईयर का इस साल हमें मिला हुआ तो इस साल की इनकम है नहीं, तो क्या होगा वो माइनस, दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन, ठीक है, आउटस्टैंडिंग फॉर द मेरे बच्चे क्या होगा प्रीवियस ईयर, ठीक है, फॉर द प्रीवियस ईयर। कितना अमाउंट है भाई 10,000 का, तो यहाँ पे 10,000 रुपीज करेंगे हमारे माइनस। अभी मैं आपको यहाँ पे और फॉर का ऑफ का टू का मीनिंग बताऊंगा। सब्सक्रिप्शन में धागड़ धागड़ क्वेश्चन आते ना बच्चा पागल होता है, तो सर ऑफ का मीनिंग तो कुछ और बता दिया, फॉर का मीनिंग कुछ और बता दिया, टू का मीनिंग कुछ और बता दिया, इसी में दो क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे तुम्हारे। हाँ तुम्हारे भाई ने पूरे पेपर का पोस्टमार्टम कर रखा है देखो। अच्छा इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो किस साल की इनकम है, इस साल की इनकम है, क्या मुझे वो मिला, हाँ भाई इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है कितने रुपए 12,000 रुपए का, क्या वो मुझे मिला इस बार नहीं, कहाँ मिला यार आउटस्टैंडिंग है तो कहाँ मिला। हाँ तो घबरा मत, कॉन्फिडेंट रहा कर, ठीक है, दिमाग यही रखा कर हमेशा। बहुत बार क्या होता है बच्चा यहाँ बैठा हुआ है सोच किसी और के बारे में रहा होता है, तो नहीं सोचना होता। मैं भी बाइक चलाते बहुत बार सोचता हूँ ओहो हो सैयारे, वो सैयारा गाना नहीं आया तो सैयारा वाले गाने में क्या हुआ था कि भाई बस तो
कमीज तो मेरे पास है पर बांधने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ना सैयारा वाला कहानी बड़ी खराब चल रही है। चलो आओ देख आगे बढ़ते हैं। देखो जी, तो क्या था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, तो मैं आप लिख दूंगा दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द क्या है बेटा करंट ईयर। कितना अमाउंट है 12,000। अच्छा आगे दिखाइए, तो भैया आगे क्या कह रही है वो। अच्छा आप कहोगे सर जी कैसे कैसे लैंग्वेज यूज करते हो, मैं क्या करूं भाई मजबूर हूं। हाँ यहाँ पर गए सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर। भाई अगर आपने जुलाई के अंदर मुझे अगस्त की फीस दे दी तो बताओ वो कौन सा महीने की फीस है, इनकम है, अगस्त की है। आपने लास्ट ईयर मुझे एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया था तो किस साल में होगा, इस साल के लिए, तो किस साल में ऐड होगा वो इस साल में। प्रीवियस ईयर में क्या हुआ होगा माइनस, इस साल में क्या होगा प्लस। वेरी गुड, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं सब्सक्रिप्शन, ठीक है, रिसीव्ड इन क्या गया एडवांस फॉर द करंट, नहीं फॉर द करंट ईयर, ठीक है, इन प्रीवियस ईयर, ठीक है, इन क्या आएगा यानी लास्ट ईयर प्राप्त हुआ था मुझे किस साल के लिए, इस साल के लिए। कितना अमाउंट है भाई 5,000। आगे दे रही है, आगे अगर भाई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर। अब जब इस साल प्राप्त हुआ होगा एडवांस तो किस साल के लिए प्राप्त हुआ होगा, इस साल प्राप्त हुआ है एडवांस मुझे किस साल के लिए प्राप्त हुआ होगा, अगले साल के लिए, समझे ना। मतलब किसी ने एडवांस फीस दे दी इस साल, किस साल के लिए होगी अगले साल के लिए होगी, तो हम क्या करेंगे माइनस, तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन मेरे भाई क्या गया एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर, फॉर द नेक्स्ट ईयर इन क्या गया करंट ईयर। कितना अमाउंट है भैया 10,000 रुपए का। अब एक काम करो इसको तो कर देंगे हम माइनस, अब प्लस माइनस करना कितना बैठेगा बताओ मुझे। ला यार मैं ही कर देता हूँ, तू भाई परेशान हो जाएगा फालतू में, क्या सर जी कैसी कैसी बातें कर रहे हो हैं। लड़का बड़ा प्यारा बच्चा है लेकिन मासूम भी है। तो भाई आ रहा है 47,000, ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड 47,000। इसको बोलूंगा सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू बी क्या आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बताओ क्लियर है इतना, हाँ मतलब ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं और कराऊंगा। अभी मतलब हमारा बेसिक चल ही रहा है, बेसिक पूरा खत्म नहीं, क्योंकि चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें कि आंखों में से आंसू आ जाएंगे, लेकिन चीजें बहुत सारी हैं, ठीक है। तो मेरे भाई कहाँ गए हमारा भाई, ये आजा तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बढ़ेंगे और हम देखेंगे अब हमारा कहाँ पर पहुंच गया था मामला। सर हमारा मामला पहुंच चुका है यहाँ पे, एंट्रेंस फीस, डोनेशन, सेल ऑफ का ओल्ड न्यूज़पेपर, हॉल रेंट, सन्ड्री रिसिप्ट्स, है ना, बहुत सारी चीजें। अभी एंट्रेंस फीस तो मैंने आपको बताया था कि भैया बंदा जो है क्या नाम बोलते हैं अपना वन टाइम पे कर रहा है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, कभी कभी क्वेश्चन एंट्रेंस फीस को बोल रहा है कैपिटलाइज्ड, क्या बोल रहा है वर्ड कैपिटलाइज्ड, ये मैं लिखता हूँ यहाँ पर कैपिटलाइज्ड, ठीक है, नोट्स में लिखता हूँ दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइज्ड। अगर वो कैपिटलाइज लिख दे भाई इसका मतलब ये है ये क्या मानी जाएगी एक कैपिटल रिसिप्ट, क्या मानी जाएगी। अगर ये कैपिटल रिसिप्ट पे बेस करने फिर कहां पे आएगा ये, सही आएगा बैलेंस शीट में, कहां पर वो भी लाइबिलिटी में, ठीक है भैया। चलो बहुत अच्छे। डोनेशन में भी सेम केस है, अगर कैपिटलाइज बोल दे तो ये भी लाइबिलिटी में आएगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, हॉल रेंट इससे आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यहां पर एक चीज और रखिए कि एक्सपेंडिचर साइड टू रिकॉर्ड ऑल रेवेन्यू एक्सपेंस फॉर द करंट पीरियड आफ्टर मेकिंग क्या होगा एडजस्टमेंट फॉर द आउटस्टैंडिंग एंड क्या होगा प्रीपेड एक्सपेंस। हमने शायद अभी आउटस्टैंडिंग का तो सीख लिया था, मैं एक्चुअली सारे कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर करते चल रहा हूं क्योंकि जब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा वहां पर सारी वैरायटी एक साथ हो जाएगी। अभी हमने सब्सक्रिप्शन सीख लिया, हमने सैलरी में शायद दो चीज सीखी थी अभी, करंट की आउटस्टैंडिंग और क्या प्रीवियस ईयर की। अब हम सैलरी में ना एक चीज और सीखेंगे, ठीक है, सैलरी में हम एक चीज और सीखेंगे दैट इज कॉल्ड बच्चे, चलो भाई हाँ, दैट इज कॉल्ड कि सैलरी में दो आउटस्टैंडिंग में है और दो क्या है प्रीपेड भी है। चलो जी आ जाओ देखे से क्या कहता है भैया, दैट इज कॉल्ड कहता है सैलरी, एग्जाम्पल चलने सारे ठीक है ना कॉन्सेप्ट के साथ।
कहता है सैलरी पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर ₹60,000। ठीक है, आप सुनते रहना बहुत ध्यान से। पहला पॉइंट, पहला एडजस्टमेंट रखेंगे कि सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर रुपीज मेरे भाई ₹10,000। फिर उन्होंने बोला कहाँ पे, सेकेंड पॉइंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द मेरे भाई क्या बोल रखा उन्होंने हमारा करंट ईयर, दैट इज कॉल्ड ₹12,000। उसने अगला बोल रखा हमारे से क्या कि प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी बोल रहा हूं उसको मैं, या फिर मैं बोल रहा हूं उसको सैलरी पेड इन क्या गया मेरे भाई, एडवांस इन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर रुपीज मेरे बच्चे कितना आएगा हमारा 15,000। ठीक है भाई, चलो जी अगला देखो क्या था अगेन, इसमें भी वही पॉइंट, प्रीपेड सैलरी लिख दो। ठीक है भाई, प्रीपेड सैलरी या फिर क्या होगा, सैलरी पेड इन एडवांस इन क्या गया, करंट ईयर ₹20,000। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है, क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन गुरुजी कह रहा है हमारे से कंप्यूट द सैलरी डेबिटेड टू क्या आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हमें वो अमाउंट निकालना है जो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अभी हमें इंश्योरेंस वाले पढ़ेंगे, ठीक है ना। सारे पॉइंट मैं एक्चुअली अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ ताकि आगे चलकर कोई समस्या ना हो। ठीक है, मतलब ये जो एक तरह से मान लो आज बेसिक के साथ साथ हम कुछ कुछ क्वेश्चन भी कर रहे हैं और काफी हद तक आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो अमाउंट होगा कवर कर दूंगा आज मैं आपका। ठीक है, चलो जी, तो कैसे लिखेंगे भाई सब, आ जाओ जरा। गुरुजी क्या कह रहा है, ये कहता है पहले थे दैट इज कॉल्ड कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, ठीक है, डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये सॉल्यूशन आ गया हमारा। ठीक है, लो जी लो, लाइन खींचिए से, लाइन मारो, लाइन तो मारी होगी है या नहीं मारी भाई, हंस रहा है कैसे, लाइन कहाँ मारते हैं, अकाउंट्स वाले लाइन बहुत मारते हैं, सॉरी कॉमर्स वाले बुक्स में। ठीक है, बुक्स में लाइन मारते हैं, जीवन में लाइन मारने जाओगे तो बेटा बहुत मार खाओगे। चलो जी आओ देखो क्या कहता है, बड़े बात सुनो। पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहला आइटम जो आएगा हमारे गुरुजी दैट इज कॉल्ड, अबे ये तो बहुत गंदा कलर है यार, अच्छा कलर था, अच्छा सा, हाँ ये लग रहा। चलो कहता है सैलरी, सुनना बता से, दैट इज कॉल्ड, तेरी गंदा, हाँ ये कहता है बच्चे सैलरी, सुनना बहुत ध्यान से, पेड इन क्या आ गया मेरे भाई, करंट ईयर, कितना अमाउंट है भाई 60,000। ठीक है, 60,000 रुपए का। अब आगे सुनना बहुत ध्यान से। अब एक बात सुनो, जो आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर का, भाई हम मान में चलेंगे जब क्वेश्चन साइलेंट तो हमने साल पे कर दिया होगा, क्या वो साल खर्चा है, हाँ आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का था ना, वो लास्ट ईयर खर्चा था, हमने पे किस साल किया, इस साल पे किया, तो हम क्या करेंगे उसे माइनस। आपने दिमाग में ना एग्जाम में बात बैठा लो कि सर अगर लास्ट ईयर का है और क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये मान के चलेंगे इस साल या तो हमने पे कर दिया, इस साल हमें रिसीव हो चुका होगा, तो हम इसे क्या करेंगे हमेशा माइनस, ऐसे ही कर लो। ठीक है, तो हमने क्या करा यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे आएगा दैट इज कॉल्ड सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द, मेरे बच्चे क्या आ गया हमारा प्रीवियस ईयर, कितना अमाउंट है 10,000 का। अच्छा उसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, सर करंट ईयर की सैलरी क्या होगा, प्लस होगी क्योंकि करंट ईयर खर्चा है, यहाँ पे क्या लिख दोगे, दैट इज कॉल्ड सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द क्या कर रहे भाई करंट ईयर, कितना अमाउंट है
12,000। अच्छा, जो माइनस वाला है उसको माइनस में दिखा देंगे हम। अब प्रीपेड सैलरी, अच्छा एक बात है, जो लास्ट ईयर ने पे किया होगा, किस साल के लिए पे किया होगा? वेरी गुड, ठीक है, इस साल के लिए पे किया होगा हमने। एक मिनट ना, हाँ, तो इस साल के लिए पे किया होगा हमने, तो हम क्या करेंगे सर, प्लस, तो हम लिख देंगे यहाँ पे दैट इज कॉल्ड प्रीपेड सैलरी, और क्या है यहाँ पे, सैलरी पेड इन क्या गया, एडवांस इन प्रीवियस ईयर फॉर द, वेरी गुड, ये लड़का शानदार है भाई साहब, बेफिक्र रहते हैं, नंबर आ गया, टेंशन मत लो आप। अगला दैट इज कॉल्ड वही है, प्रीपेड सैलरी लिख दो, ठीक है, प्रीपेड सैलरी, ठीक है, या फिर क्या, सैलरी पेड इन एडवांस इन क्या गया, करंट ईयर, किसके लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए यार। अब जब करंट ईयर में पे कर रहा है तो लास्ट ईयर पे करेगा, कितना अमाउंट है, 20,000 रुपए, ठीक है, लगा भाई टोटल इसका, लगा मुझे लगाना पड़ेगा, ये 60 प्लस 12 प्लस 15 माइनस के हो गया भैया 10 और 20, कितना गया, 57,000, दैट इज कॉल क्या आएगा, सैलरी डेबिटेड टू क्या आएगा, इनकम, हाँ लौंडा तो शानदार है यार, बताओ मजा आया, राइटिंग अच्छी होगी ना धीरे, लास्ट क्लास से तो बढ़िया ही होगा यार, लास्ट क्लास में लग रहा था चील कर उठ रहे हैं नहीं मैं बढ़िया लगता हूँ, वाला बोर्ड होता है ना, डिजिटल बोर्ड, मस्त लगता हूँ, एकदम मस्त कर राइटिंग आती एकदम कर भी, बताओ क्लियर है, चलो जी बहुत बढ़िया। तो एक काम करते गुरु जी, इसको थोड़ा और हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं ना, आओ, मैं खो गया फिर से, हाँ ये रहा, अब देखो, तो हम यहां तक पहुंच गए, अब इसको बड़े ध्यान सुनना, तो मेरे भाई हमारा पहुंच गया यहाँ तक पहुंच गया था, है ना। इसमें देखो एक आइटम और है, हमने इंश्योरेंस वाली बात करी, ठीक है, तो इंश्योरेंस वाला को समझा दो एक बार, सारे पॉइंट हैंड टू हैंड क्लियर करते चलेंगे, ताकि बच्चों को सारा आइटम पता रहे, क्योंकि मुझे मालूम है कि ज्यादातर किससे क्या एडजस्टमेंट आती है, ठीक है। एक यहाँ पर नाम दे रखा है स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड, ये भी करेंगे अभी हम, ठीक है। तो पहले काम करते सर, आओ इंश्योरेंस वाला समझा दो एक बार, तो देखो भाई एक काम करते हैं, जैसे इंश्योरेंस वाला बहुत सिंपल है, जैसे यहाँ पे कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन क्या है बच्चे भाई, करंट ईयर ₹15,000, ठीक है। यहां पर ने एडजस्टमेंट दे दी, पहली एडजस्टमेंट क्या है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर ₹5,000, और दे दिया यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन करंट ईयर फॉर द क्या गया, नेक्स्ट ईयर ₹7,000, ठीक है। आगे बढ़े से, चलो ये देखते से, तो कहता है हमारे से सिंपल से कैलकुलेशन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटेशन ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू बी क्या होगा भाई, इनकम, हाँ बहुत बढ़िया, चलो जी आ जाओ। तो सिंपल है, करना कैसे, फॉर दैट इज कॉल्ड, ये आ गया हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम, क्या बोलता है वो, पेड इन, मेरे बच्चे बोलते क्या है, करंट ईयर, कितना अमाउंट पे करा मैंने था
15 का। अच्छा एक बात, जो लास्ट ईयर मैंने पे किया होगा वो किस साल के लिए पे किया होगा? हाँ लास्ट ईयर पेड करा एडवांस। अब ये लिखना भूल गया मेरे भाई, इन एडवांस, हाँ फॉर द करंट ईयर। अभी कांड हो जाता है एक बहुत बड़ा, ठीक है। बच्चे सर फाड़ देते मेरा कि सर एक बात बताओ कैसे लिख दिया आपने। मास्टर की जो गलती होती है ना, बच्चा हाईलाइटर से हाईलाइट करता है ढंग से, यार ये साल 6 महीने में जुम्मे जुम्मे कभी कभी गलती करता है, इसको धर लो। तो भाई हमें लास्ट पे किया एडवांस किस साल के लिए? इस साल के लिए। तो किस साल का खर्चा है वो? वेरी गुड। क्या करेंगे? प्लस या माइनस? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। यहाँ पे क्या करें भाई? दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस प्रीमियम। इसको ऐसे लिख दो, प्रीपेड इनका गया लास्ट ईयर, इनका गया लास्ट ईयर, सिंपल। तो 5,000 रुपए गए, क्या कर देंगे इसको हम लोग? प्लस। आगे देखो भाई सब क्या कह रहे हैं, ठीक है। आगे कहते हैं बच्चे, हमने जो इस साल, आई रिपीट, हमने जो इस साल पे किया एडवांस, तो किस साल के लिए पे किया होगा? नेक्स्ट ईयर के लिए। तो सारे साथ होगा माइनस, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस। मेरे भाई बोलो क्या आ गया? प्रीमियम। क्या आएगा? प्रीपेड इनका आएगा करंट ईयर। इसका ऑटोमेटिक मीनिंग बन जाता है, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है कि हाँ फॉर द नेक्स्ट ईयर। अगर आपको प्रीपेड करंट ईयर में है तो जाहिर सी बात है अगले साल के लिए, ठीक है। कितना अमाउंट होगा? 7,000। आप इसको क्या कर दोगे? माइनस। ये आ गया हमारा, दैट इज कॉल्ड 13,000। इसको हम बोलेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है जी, डेबिटेड टू बी, डेबिटेड टू बी क्या है यहाँ पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। एक मिनट, थोड़ा सा पानी पी लिया। चलो जी, मजा तो आ रहा है। अच्छा एक बताइए, लगातार कितने घंटे पढ़ सकते हो आप? 6 घंटे लगातार पढ़ सकते हो? भाई साहब साइकोलॉजी कहती है 45 मिनट से लगातार ऊपर कोई बच्चा समझ नहीं सकता। लेकिन मैं समझ नहीं सकता, मान लो मैं पढ़ाऊँ और आप पढ़ो, तो 45 मिनट्स या मैक्सिमम 50 मिनट्स या 55 मिनट्स। हाँ उसका लगातार लगातार, ठीक है। तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि आप 45 मिनट या 55 मिनट से पढ़ सकते हो। इसलिए भी चलो क्लास के अंदर कहते हैं थोड़ा एंटरटेनमेंट करते हैं, ताकि बच्चे का थोड़ा दिमाग रिलैक्स हो, मजा आए उसे। ओहो हो, बच्चे बहुत सारे देखे मैंने, यहाँ वहाँ देखते रहते, जैसे 15-20 मिनट रहते हैं, कोई यहाँ बंगले झाँक रहा है, कोई वहां बंगले झाँक रहा है, तो मैं बोलता भाई एक काम करे, बंगले मत झाँक, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो टेंशन मत ले। देखो चलो जी, तो ये तो हुआ हमारा कौन सा? इंश्योरेंस प्रीमियम। हमने इसमें एक चीज और पढ़ी थी, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज, ठीक है। आ जाओ, ये बहुत प्यारा पॉइंट है, बहुत प्यारा पॉइंट है। दैट इज कॉल्ड, ये है कंप्यूटेशन ऑफ कंज्यूमेबल। हाँ इसको हम लिखेंगे कंज्यूमेबल आइटम्स। ध्यान, दैट इज कॉल्ड मेरे अच्छे, अबे क्या हो गया? हाँ दैट इज कॉल्ड कंज्यूमेबल आइटम्स। अब कंज्यूमेबल आइटम में चाहे तो वो आपका स्पोर्ट्स क्या हो बेटा? मटेरियल हो। ये बड़ी समस्या है, इसमें ना बार बार मिटाना पड़ता है। स्पोर्ट्स मटेरियल हो, चाहे मेरे भाई आपकी क्या हो? मेडिसिन हो, ठीक है। चाहे वो आपके क्या हो? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो, क्या हो मेरे बच्चे? ठीक है, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा और भी सारी चीजें होंगी, ऐसी बात नहीं है। तो देखो तरीका क्या कहता है? तरीका बहुत सिंपल इसका, वो कहता है हमारे से, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्या आएगा? कंज्यूमेबल आइटम, ठीक है ना। कंज्यूमेबल आइटम ये आ गया ओपनिंग स्टॉक, प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर। क्या आ गया यहाँ पे? परचेज, हाँ ड्यूरिंग द ईयर। साल के दौरान आपने कितनी परचेस करी, वो आ गया।
तो यहाँ पे क्या करोगे माइनस, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्या आ गया, हाँ कंज्यूमेबल आइटम्स। तो ये जो निकलेगा दैट इज कॉल्ड क्या है अमाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। कंज्यूमेबल का मतलब क्या हो गया, जिसको आप कंज्यूम कर सकते हो, जिसको आप कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ये अमाउंट जो इसका क्वेश्चन करें तो जल्दी समझ में आएगा। आगे क्वेश्चन देख लो, जैसे यहां पे कह दिया कि स्पोर्ट्स मटेरियल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी साल के शुरुआत में कितना दे दिया हमें 10,000 रुपए का। उसने बोला कि स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर दैट इज कॉल्ड ₹50,000। फिर उन्होंने बोल दिया हमारे से कि स्पोर्ट्स मटेरियल एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में कितना दे दिया 20,000। क्वेश्चन हमसे कहता है कंप्यूट द क्या आएगा स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड, ठीक है। तो आपको स्पोर्ट्स मटेरियल क्या करना है, निकालना कंप्यूटेशन, ठीक है। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज है वाला, तो सेकंड में तो हुआ है एट द एंड, स्पोर्ट्स मटेरियल एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी साल के एंड में कितना है, ठीक है। आ जाओ, देखो यहां पर लिखेंगे दैट इज कॉल्ड कैलकुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड इन क्या गया करंट ईयर। तो सबसे पहले यहां पर आएगा दैट इज कॉल्ड स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कितना आ गया 10,000। उसके बाद आपने साल में परचेज करा दैट इज कॉल्ड परचेज ऑफ क्या आएगा हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल, कितना अमाउंट आएगा भाई 50,000। अच्छा कितना अमाउंट आएगा भैया 60 आ गया, माइनस क्लोजिंग स्टॉक लिख दो इसे, जो साल के एंड में दैट इज कॉल्ड क्या क्लोजिंग स्टॉक, तो आप इसे लिख दो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्या स्पोर्ट्स मटेरियल, कितना अमाउंट है भाई 20,000 का, ठीक है। तो ये आएगा हमारा 40,000, क्या आ गया स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड इन क्या आ गया करंट ईयर, और लिख देना डेबिटेड टू क्या आएगा इनकम एंड हाँ एक्सपेंडिचर अकाउंट। बताओ क्या दिमाग पूरा तुम्हारी सब कुछ। तो यानी कि आज मजा आया बहुत सारा, हमने बहुत सारा कर लिया और हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया, मुझे लग रहा है काफी सारे कर लिए और अच्छा लग रहा है। आज अच्छा ऐसा लग रहा है कि कल तो चली थी कहानियां थ्योरी वाली, आज सब न्यूमेरिकल हो गया प्लस माइनस। अकाउंट्स के बच्चे की सबसे बड़ी समस्या यह है कि थ्योरी को हल्के में लेता है, वो चाहता है कि गुरुजी आए और एक ऐसा मतलब बोलते हैं चूरन बना के दें कि हम पी और हमें आ जाए। मैं कहता हूँ सही बात है, देखो मुझे भी अच्छी लगती थी थ्योरी, लेकिन बात है ना थ्योरी में ही सारे पॉइंट छुपे हुए हैं जिससे आप प्लस माइनस करते हो। हाँ तो थोड़ी अच्छी लगती है,
न्यूमेरिकल बेकार लगता है क्योंकि इस लड़के का ये कहना है कि न्यूमेरिकल इसलिए कि थोड़ी इतना मार के पास हो जाएगा। सब्जेक्टिव है जानने के इस बार थोड़ा स्टडी करो ढंग से बैठ के, ठीक है। 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, ठीक है। जानना नियम तो भाई हमने आज सैलरी सीख ली, हमने और क्या सीख लिया था, इंश्योरेंस और आउटस्टैंडिंग सीखा, सैलरी पेड सीखा, सैलरी का प्रीपेड सीख लिया हमने, सब्सक्रिप्शन सीख लिया, यानी कि एडजस्टमेंट वाला आइटम काफी सीख लिया हमने। सैलरी, सब्सक्रिप्शन, इंश्योरेंस प्रीमियम, स्पोर्ट्स मटेरियल, और सैलरी में 2 केस हो गए, एक तो आउटस्टैंडिंग वाले और एक प्रीपेड वाले, यानी कि 5-6 केस हमने कवर कर लिए। तो काफी हद तक हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर वो आइटम कवर करे आज जो काफी मेन है। तो बाकी सारे आइटम पता है आपको टू द पॉइंट उठा के पटकना है, उसमें पटकने का मतलब ये हो गया डेबिट में लिखना है क्रेडिट में लिखना है। पर ये वो आइटम है जिससे 99% क्या होती है, एडजस्टमेंट बनती होती है। 1-आधा% अभी और बाकी है, वो मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन इनको जो आज मैंने कराया ये भाई आप लोगों को सबको भाई पढ़ना है ढंग से, अगर नहीं पढ़े तो भैया कहते हैं चित्तर पढ़ना है, चित्तर, हाँ ऐसे मैं नहीं मारूंगा, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें मारेंगे भाई पढ़ लो इसलिए, ठीक है। तो भाई आज की इस क्लास के लिए इतना ही बात है, और बाकी हम मिलेंगे अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ठीक है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, देखते रहिए विजी स्टडी हब। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार, और मिलता हूं उसमें नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टाटा बाय बाय। चलो जी आ जाओ, कहां गया, फिर हो गया ये।